हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th साइंस का यानी विज्ञान 2024 बोर्ड में आने वाले, ठीक है। और ये प्रश्न जो है ना 110% 100% आपके बोर्ड में आएंगे, क्योंकि ये जो है सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है क्लास 10th साइंस के लिए, ठीक है। और 100% ऐसा ही आपका बहुविकल्पी आएगा, 110% गारंटी। और इस वीडियो में हम देखेंगे 40 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। 40 जो सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है, 110%। आपके बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी आते, तो इसमें से 20 बहुविकल्पी आना 110% बिल्कुल कंफर्म है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे उपखंड क, जिसमें से पहला है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेमी है। दर्पण की उत्तल पृष्ठ की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी इसमें एफ की वैल्यू कितना है, 20 सेमी दे रखा है, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रखा है, त्रिज्या आर की वैल्यू पूछ रखा है। तो हम जानते हैं कि एफ बराबर होता है r/2, ठीक है। एफ की वैल्यू कितना है, 20 दे रखा है, बराबर r/2, ठीक है। 2 फार्मूले का होता है 2। अब देखो ये गुणा में है, सॉरी ये भाग में है, इस पर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो r बराबर हो जाएगा आपका, सॉरी ये 12 दे रखा है। एफ की वैल्यू कितना है, 12, 20 नहीं है 12 है, ठीक है। सॉरी गलती हो गया यहाँ पे, ये 12 हो गया। तो ये 12 का गुणा जब 2 में हम करेंगे तो ये हो जाएगा आपका r बराबर 24 सेमी। कितना हो जाएगा, r बराबर, ये भाग में है, इस पर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। तो 12 दूना की 24 से इस तरह से हो जाएगा, r बराबर 12 गुणित 2। तो r बराबर कितना, तो यहाँ से 12 का गुणा 2 में करेंगे तो r बराबर कितना हो जाएगा, 24 सेमी, ठीक है। तो देखते हैं कि कौन सा आंसर सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, 24 सेमी वाला करेक्ट है। एंड नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस द्वारा, ठीक है, किस लेंस द्वारा, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखना चाहिए। लेंस के फोकस पर रखना चाहिए, लेंस से 2f दूरी पर रखना चाहिए, लेंस से f तथा 2f के बीच, 2f से अनंत के बीच। देखो जब भी आपका उत्तल लेंस है, ठीक है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, किसी वस्तु का वास्तविक, उल्टा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को लेंस से f तथा 2f के बीच में रखना चाहिए। कहाँ पे, तो हमें कहाँ पे रखना पड़ेगा, लेंस से f तथा 2f के बीच। ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड तीसरा है कि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या, ठीक है, r की वैल्यू दे रखा 30 सेमी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। यानी जब r की वैल्यू हमें 30 सेमी दे रखा है और हमसे पूछा कि इसका वैल्यू है फोकस f का, तो हम जानते हैं कि f बराबर क्या होता है गाइस, r/2। r की वैल्यू 30 दे रखा है, तो ये 30 को हम r की जगह पर रख देंगे, 30 और बटा में 2 है, तो ये 15 बार में कट जाएगा 30, ठीक है, 2 15 हम 30। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 15 सेमी। ये ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। एंड देर का किसी दर्पण की फोकस दूरी f एवं वक्रता त्रिज्या r के बीच संबंध क्या होता है, इसको आपको बताना है। तो हमने बताया कि हम f बराबर क्या जानते हैं, फोकस f तथा वक्रता त्रिज्या r के बीच में जो संबंध होता है f बराबर r/2 होता है, ठीक है। तो इसमें f बराबर r+2, f बराबर r/2। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आपका 5 नंबर वाला है। गाइस ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो यार भाई, और अपने सभी दोस्तों में, फ्रेंडों में इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि उनकी भी कुछ हेल्प हो सके। पांचवा कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का क्या कारण हो सकता है। जरा दृष्टि दोष, समंजन, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, ठीक है। तो देखो जो आपकी नेत्र में एक जो काली पुतली होती है जिसे अभिनेत्र लेंस कहते हैं, वो क्या करते हैं, आप देखना अपने आंख में कभी टार्च बार कर भी देख लेना, काफी फोकसिस टार्च ना हो, हल्का फोकस वाला। तो देखो कि एक ब्लैक कलर की अभिनेत्र लेंस होती है, ठीक है। वो क्या करती है, प्रकाश पड़ने पर सिकुड़ जाती है, और जब अंधेरा में आप जाते हैं तो वो पुतली आपकी क्या होती है, बड़ी हो जाती है। यानी कि ये जो प्रकाश की अधिक मात्रा पड़ने पर सिकुड़ना तथा प्रकाश की कम मात्रा पड़ने पर उसका फैलना ही समंजन क्षमता कहलाता है। तो ऐसा जो नेत्र में होता है तो रखी वस्तु को फोकसित कर सकता है, ऐसा हो पाने का कारण समंजन क्षमता होता है। यानी नेत्र की समंजन क्षमता की परिभाषा आप जानते हो, जिसे इजीली समझ सकते हो, ठीक है। एंड दे रखा है यहाँ पे छठवा की प्रतिरोध का क्या मात्रक होता है। तो हम जानते हैं कि प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, V/I होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। क्या होता है, ओम, ठीक है। इसका मात्रक ओम होगा। इधर का एम्पियर होगा कि वोल्ट होगा कि ओम होगा कि कुलाम होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ओम हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका है 7 नंबर कि विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होती है
वाट होती है कि किलोवाट होती है कि किलोवाट प्रति घंटा होती है कि किलोवाट घंटा होती है, ठीक है। तो आप विद्युत ऊर्जा की इकाई जानते हो क्या होती है, किलोवाट घंटा में विद्युत ऊर्जा इकाई को मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से उपखंड ख चालू होता है, जहां से आपका रसायन विज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। दे रखा है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 है, ठीक है, 3 है, तो बिलियन कैसा होगा, अम्लीय होगा कि क्षारीय होगा कि उदासीन होगा कि इनमें से कोई। यहाँ पे देखो बिलियन मान जो लिखा है 3 है, ठीक है। तो हम जानते हैं जब 7 से कम होता है पीएच मान तो अम्लीय होता है, ठीक है। इधर का वैल्यू 7 से कम होगा तो अम्लीय होगा और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय होगा, ठीक है। और अगर 7 केवल है तो वो क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। तो देखो पीएच मान 3 है तो बिलियन क्या होगा, अम्लीय होगा। 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय, 7 है तो क्या है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। नेक्स्ट है कि विकर्ण संबंध रखने वाले तत्व हैं लिथियम बेरिलियम, लिथियम मैग्नीशियम, लिथियम तथा सोडियम, ये Bi तथा Si, ठीक है। देखो क्या संबंध रखते हैं, आपने ये देखा होगा संबंध, ये लिया बेटा बोल कार नहीं मैजिक अल्टो सिर्फ पापा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या किससे मैच करता है, तो जो लिथियम होता है ये मैग्नीशियम से मैच करता है, किससे, मैग्नीशियम से। तो ये वाला लिथियम मैग्नीशियम वाला ये आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद कि दिए गए कार्बनिक यौगिकों में कीटोनिक प्रक्रियात्मक समूह वाला है, ठीक है, यानी कीटोन क्रियात्मक समूह वाला तत्व कौन सा है, इसका कहने का मतलब ये है CH3COOH, CH3CO, CH3 HCOOH, CH3CH2OH, ठीक है। हम जानते हैं कि जो कीटोन समूह होता है वो किस तरह का होता है, इस तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे CO जो है ना ये क्या है, कीटोन समूह, तो आपका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस विस्थापित करने वाली धातु है, यानी कि अम्ल से क्रिया की उसके बाद हाइड्रोजन गैस को विस्थापित करती है, वो कौन सी धातु है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। देखा है जिंक, ठीक है, कॉपर, प्लेटिनम, ये सिल्वर, ठीक है। तो यहाँ पे जिंक जो होता है ना ये क्या करता है, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर देता है। नेक्स्ट है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, ठीक है। तो देखो 1 बिलियन जब नीले लिटमस को लाल कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा, तो ये होगा आपका दे रखा है 6 होगा कि 7 होगा कि 8 होगा कि 10 होगा। तो जब ये पीएच मान नीले लिटमस को लाल करे तो ये उदासीन विलयन होगा, यानी कि इसका पीएच मान 7 होगा। देखिए लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है, PbNO3, PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO2 का होल ट्वाइस, PbO। तो हम जानते हैं कि जो ये लेड नाइट्रेट होता है इसका सूत्र PbNO3 का होल ट्वाइस होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ से चालू होता है उपखंड ग, ठीक है। इसमें आपको जीव विज्ञान से रिलेटेड है, बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो दे रखा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, ठीक है। मस्तिष्क किस कार्य के लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए, जी हाँ। हृदय स्पंदन के लिए, जी हाँ। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, जी हाँ। उपयुक्त सभी, जी हाँ। यानी कि ये सभी के लिए आपका मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। एंड 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है, ठीक है। एस्ट्रोजन है कि इंसुलिन है कि थायरॉक्सिन है कि साइटोकाइनिन है। तो इसमें से जो आपका पादप हार्मोन्स है, ठीक है, पादप हार्मोन्स पूछ रखा है, तो ये आपका ये साइटोकाइनिन जो है कौन सा पादप हार्मोन्स है, तो ये साइटोकाइनिन जो है ये एक तरह का पादप हार्मोन्स है। 16 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, किसमें होता है, अमीबा में कि ईस्ट में कि प्लेज्मोडियम में कि लिसेमेनिया में, ठीक है। तो देखो जो 16 नंबर के अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है वो आपका ईस्ट में होता है, किसमें होता है, ईस्ट में। नेक्स्ट आपका 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा या पर्यावरण मैत्री यानी अनुकूल व्यवहार करता है, ठीक है। तो देखो बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना चाहिए, ठीक है, या अनावश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों को स्विच बंद कर देना चाहिए, या वाहन की बजाय विद्यालय तक पैदल जाना चाहिए, या उपयुक्त सभी, ठीक है। तो देखो जो आपके ऑप्शन बोर्ड एग्जाम में उपयुक्त सभी आता है ना, लगभग वही वाला ऑप्शन करेक्ट होने के चांस होते हैं। तो ये सभी क्या है,
मैत्री व्यवहार करते हैं, इको फ्रेंडली टाइप के, ठीक। तो ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक। शुक्राणु में पूछ रखा है 22 होती है कि 24 होती है कि 42 होती है कि 44 होती है, ठीक है। तो इसमें आपके शुक्राणु में ऑटोसोम गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डीएनए पाया जाता है, यानी डीएनए कहाँ पे पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में, केंद्रक द्रव्य में, केंद्रिका में या केंद्रक में, ठीक है। तो ये जो पाया जाता है डीएनए आपका, ये केंद्रक में पाया जाता है। तो नेक्स्ट है कि जठर रस स्रावित होता है, ठीक है, अग्नाशय में कि पित्ताशय में कि अमाशय में कि यकृत में। तो ये होता है आपका अमाशय में, कहाँ पे, अमाशय में स्राव होता है। अब यहाँ पे ये दे रखा है आपका 21 नंबर क्वेश्चन उपखंड क, कि किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो दर्पण कैसा है, वो केवल समतल है कि केवल अवतल है, केवल उत्तल या तो समतल अथवा उत्तल, ठीक है। तो इसका जो होगा या तो वो समतल होगा या तो उत्तल लेंस होगा, ठीक है, क्योंकि अवतल में तो उल्टा दिखता है, लेकिन समतल होगा। जैसे जो दर्पण आप देखते हो अपने मिरर जिसमें आप फेस देखते हो, ठीक है, उसको समतल दर्पण आप बोल सकते हो, या तो दर्पण उत्तल होगा, ठीक है, दोनों हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की स्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जल्दबाजी में 25 मार देते हैं, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान देना और देखना क्या है। सबसे पहले ध्यान देना कि ये मीटर में है कि सेमी में है, ठीक है। तो यहाँ पे जो 25 है ये मीटर में, तो ये तो होगा ही नहीं। 2.5 मीटर ये भी नहीं होगा। 25 सेमी है, सेमी देखना है यहाँ पे, सेमी, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी रॉन्ग हो जाएगा। कभी कभी इस सेमी को मीटर में बदल कर भी दे देता है, 0.25 मीटर, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना, यानी कि हल्दबाजी में आप इसको मार दिए चले आए कि हमारा करेक्ट है, मीटर नहीं, यहाँ पे सेमी होता है। अगेन आपका यहाँ पे तीसरा है कि किसी चालक में धारा का प्रवाह होता है, ठीक है, यानी कि जब हम किसी चालक में धारा का प्रवाह के लिए क्या उत्तरदायी होता है या क्यों होता है, किस वजह से होता है, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा, प्रोटॉनों के द्वारा, न्यूट्रॉन के द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, ये चालक में धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा पद वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता है। देखा I²/R, V²R, VI या VIR, ठीक है। तो देखो इसके लिए हम एक चीज जानते हैं, हम जानते हैं कि P बराबर होता है W/T, ठीक है, पावर बराबर। इसके बाद भी हम जानते हैं कि W बराबर जो होता है वो होता है VIT, ठीक है। ये चीजें हम जानते हैं कि W बराबर VIT, यानी जब भी कोई कार्य किया जा रहा है तो उस वायर में हम क्या वैद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, विभवांतर प्रवाहित करेंगे, तो वहाँ धारा उत्पन्न होगा। धारा प्रवाहित करने में कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो अगर हम P बराबर रख दे यहाँ पे VI और T रख दे अपान में T है, तो T से T क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो P बराबर हम जानते हो आगे आपका VI, ठीक है। और हम ओम का नियम क्या पढ़े, R बराबर होता है V/I। अगर यहाँ से हम I की वैल्यू निकालें तो I बराबर आपका क्या हो जाएगा, V/R, ठीक है। तो हम I की जगह पे क्या रख सकते हैं, V/R रख सकते हैं। तो P बराबर आप रख दो V इंटू V/R। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका V²/R, ठीक है। V²/R कहाँ पे R है आपको ये देखना है। I का वैल्यू हम क्या रखा, अब देखो यहाँ से I की वैल्यू हम निकाल रहे थे, या I बराबर हो जाएगा V/R, तो हमने यहाँ पे पुट किया V/R, ये हो जाएगा V²/R। तो इसमें से VIR नहीं दे रखा, VIR है इसमें, लेकिन ये तो नहीं होगा, VI भी नहीं होगा। अब आपका इसमें होगा ये C, ठीक है। P बराबर VI हमने निकाला था यहाँ पे, इतना ही निकालना हमें, ठीक है, आप दूर नहीं जाना है। तो P बराबर VI, पावर बराबर VI सही है, वैद्युत शक्ति को सही निरूपित करता था, ये यही तक आपको निकालना था, ठीक है। नेक्स्ट है कि अनंत लंबाई की एक रिजु रेखी धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र क्या है। का μ/4π इन ब्रैकेट I/R, बी दर का μ/2π इन ब्रैकेट I/R, सी दर का μ/4π इन ब्रैकेट I/R का स्क्वायर, डी दर का μ/2π इन ब्रैकेट I/R का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से जो अनंत लंबाई की रिजु रेखी धारावाही चालक के निकट चुंबकीय क्षेत्र निकालने का सूत्र होता था, वो क्या होता था, हम लोग पढ़े हैं B बराबर μ/2π I/R, ठीक है, ये पढ़े थे। छठवां है कि एक विद्युत हीटर की जो सामर्थ्य है वो
0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया है तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। अब देखो यहाँ पे हम W बराबर VIT निकाल रहे थे ना, अब इसी चीज को हमें किस में निकालना है, ये उत्पन्न ऊष्मा का मान हमसे पूछेगा, ठीक है। जूल में होगा तो यहाँ पे हम क्या क्या निकाल सकते हैं, ये समय दे रखा है 20 मिनट, टी का वैल्यू दे रखा है और किलोवाट दे रखा है। तो गाइस यहाँ पे देखना है सिर्फ क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो इसमें सामर्थ्य दे रखा है 0.5 किलोवाट, यानी पी की जो वैल्यू है वो कितनी है 0.5 किलोवाट, ठीक है। किलोवाट, KW भी लिख सकते हो किलोवाट को। अब इसे किलोवाट को हमको किस में चेंज करना पड़ेगा, वाट में। हम जानते हैं कि 1 KW यानी 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है, तो इसे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 वाट, या 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं 1000 वाट को। इस तरह से हमने लिख दिया। इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया गया तो उत्पन्न ऊष्मा का मान होगा। टी का समय कितना दे रखा है, समय 20 मिनट। अब 20 मिनट को हमें सेकेंड में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 20 गुणित 1 मिनट में 60 सेकेंड होते, 60 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। 6 दूना के 12 और 2 जीरो, तो 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से हम लिखते हैं। अब हम जानते हैं कि उत्पन्न ऊष्मा E बराबर होता है, ठीक है। आप ये सूत्र भी आप लगा सकते, इसी सूत्र से निकलता है ये P बराबर जो W/T है ना, इस W की जगह पे यहाँ पे क्या रख दिया गया है, एनर्जी, उत्पन्न ऊष्मा, ठीक है। उत्पन्न ऊष्मा H भी लिख सकते हो आप, E भी लिख सकते हो, ठीक है। इसी की जगह जिसे हमने यहाँ पे लिखा ना, देखो यहाँ पे P बराबर क्या है, W/T है। इस W की वैल्यू में निकालना है तो W बराबर हो जाएगा P इंटू टी, ठीक है। T भाग में इस पर आएगा तो गुणन P इंटू टी। W को आप E भी लिख सकते हो, यहाँ पे उत्पन्न ऊष्मा की वैल्यू पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी तो उत्पन्न नहीं हो रही है, तो E बराबर P इंटू टी। तो यहीं से लिखेंगे, हम लिख देंगे E बराबर P इंटू टी। सामर्थ्य की वैल्यू कितना है 0.5 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है। तो इसे लिख देंगे 0.5 गुणित 10 की पावर 3 वाट। गुणित टी का मान कितना है 1200 है, तो हो जाएगा आपका 1200। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये 0.5 गुणित 10 की पावर 3 है, गुणित इसको हम लिख सकते हैं 1.2 गुणित 10 की पावर 3, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई 5 में कर दोगे तो 12 पंचे 60, यानी केवल क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। 6.0 इंटू 10 की पावर 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा 10 की पावर 6, ठीक है। अब देखो देखने वाली बात इसमें है, ये पावर और पावर जुड़ जाते हैं, ठीक है। 3 प्लस 3 जोड़ दोगे तो 6 हो जाएगा। देखते हैं क्या आया, E बराबर 6.0 इंटू 10 की पावर 6, सॉरी यहाँ पे 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका हम इसमें जब भाग देंगे तो 1 2 3, अब इसका हम मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 0.12, ठीक है। यहाँ पे हम कर लेते हैं 0.5 1.2 का मल्टीप्लाई 2 पंचे 10, 2 शून्य 0 1 5 5 1 शून्य 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 पंचे के 10 के 0, 2 शून्य 0 कि यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। ये जगह 0 5 1 6 0, 2 स्थान पे दशमलव, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 0.6, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएगा आपका 0.6 गुणित 10 की पावर 6। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 6 लाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएगा। जब 10 से गुणा करेंगे इसमें तो 10 से भाग देंगे तो 10 की पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो इस तरह से, 0.6 में 10 से गुणा किए, ठीक है, गुणित 10 की पावर 6 है। ये कहता है कि आप गुणा या भाग करो, मैथ कहती है, लेकिन हमारे मान में अंतर नहीं आना चाहिए। यहाँ 10 से हम भाग भी दे देंगे, कटकर बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 6 गुणित 10 की पावर 6 है ऊपर, और ये भाग इसकी कुछ नहीं, पावर तो 1 माना जाता है, ठीक है। और जब ये ऊपर जाता है तो ये जो पावर होता है ये माइनस में हो जाता है, तो ये ऊपर गया ऊपर, तो ये हो जाएगा आपका 10 की पावर -1, ठीक है। प्लस रहता है तो ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है। 6 गुणित 10 की पावर 6 और इस माइनस को इसमें ऐड कर दो आप -1, तो हो जाएगा आपका 6 गुणित 10 की पावर 6 में से गया 5, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा जूल। तो यहाँ पे है 6 गुणित 10 की पावर 5 जूल, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। आपका 7वां नंबर की एक अश्व शक्ति, अश्व यानी हास शक्ति मतलब पावर, ठीक है। तो एक अश्व शक्ति ने एक हास पावर बराबर कितना होता है 726 वाट, 736 वाट, 746 वाट, 756 वाट। तो ये आपका कितना होता है 746 वाट, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से शुरू होता है उपखंड ख,
देखा नियान है, क्षार धातु है कि अक्रिय गैस है कि उपधातु है कि संक्रमण तत्व है। ठीक है, तो जो आपका नियान है वो क्या है, एक तरह का उपधातु माना जाता है नियान को। देखा नेक्स्ट कि एसिटिल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या है। ठीक है, एथेनॉल है, एथेनल है कि मेथेनॉल है कि मेथेनल है। ठीक है, तो एसिटिल्डिहाइड का जो IUPAC नेम होता है वो आपका क्या होता है, एथेनल। ठीक है, नेक्स्ट है कि 10वां सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, ठीक है, अम्लीय होता है कि क्षारीय की उदासीन कि उभयधर्मी होता है। तो ये आपका अम्लीय होता है। कैसा होता है, अम्लीय होता है। नेक्स्ट कि शुद्ध जल का pH मान है 0 है कि 1 है कि 7 है कि 14 है। ठीक है, तो आप जानते हो कि जो शुद्ध जल का pH मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7। नेक्स्ट कि मैट में मुख्यतः होता है FeS, Cu2S, Cu2S व FeS, Cus व Fe2S3। ठीक है, तो देखो जो मैट में आपका होता है वो Cu2S व FeS दोनों होता है। नेक्स्ट कि यौगिक का नाम है प्रोपेनल, प्रोपेनोन, एथेनॉल, एथेनॉल। ठीक है, यौगिक का नाम है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यौगिक का क्या नाम है, प्रोपेनल। क्या नाम है, प्रोपेनल। यहाँ से उपखंड ग चालू होता है जो कि जीव विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। ठीक है, तो जो मनुष्य में जो वृक्क है एक तंत्र का भाग है, ये किससे संबंधित है आपका, ठीक है, ये उत्सर्जन से संबंधित है। किससे, उत्सर्जन से। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन्स है। इंसुलिन है, थायरॉक्सिन है, एस्ट्रोजन है, साइटोकाइनिन है। ठीक है, क्या है आपका इसमें से पादप हार्मोन्स, तो ये पादप हार्मोन्स आपका हो जाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। ध्यान देना यहाँ पे नहीं है पूछा। ठीक है, अंडाशय की, गर्भाशय की, शुक्रवाहिका की, डिंबवाहिनी। ठीक है, तो ये जो शुक्रवाहिका होती है पुरुषों में होती है और ये बाकी तीनों महिलाओं में होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग यौन संचारित रोग नहीं होता है। ठीक है, सिफिलिस यानी आंतक, हेपेटाइटिस, ठीक है, HIV, गोनेरिया, सुजाक। तो इसमें से कौन सा रोग यौन संचारित नहीं होता है, ये चीज़ें हमसे पूछ रखा है। तो हेपेटाइटिस जो है यौन संचारित रोग नहीं है और बाकी सब है। 18 की पौधों में पत्तियों तक जल तथा खनिज लवण स्थानांतरित होते हैं फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, मज्जा द्वारा, बलकुट द्वारा। ठीक है, तो ये आप जानते हो कि जाइलम के द्वारा, जो जड़ में होती है जाइलम, उनके द्वारा जो खनिज लवण है वो पत्तों तक पहुंचाई जाती है। 19 नंबर है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे बौने का जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप कैसा होता है। कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी। ठीक है, तो यहाँ पे 19 का जो यहाँ पे कैपिटल टी है ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर है कि TH मोर्गन ने आनुवंशिक प्रयोग किस पर किए थे। ठीक है, घरेलू मक्खी पर, बालू मक्खी पर, फल मक्खी पर कि सीसी मक्खी पर किया था। ठीक है, तो ये फल मक्खी पर किए गए थे। ठीक है, आपने देखा होगा उनका प्रयोग कि वो क्या करते हैं, मलमल का कागज लगाकर उसके अंदर रख देते हैं, तो यहाँ पे मक्खी का देखते हैं पूरा प्रारूप। ठीक है, वही तो किस पे किया था, फल मक्खी पे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना। वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करिएगा। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।